अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक बलोच है। लेक्चर नंबर 44 है हमारा आईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन एंड असेसमेंट गाइडलाइंस। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि आज के जो हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन और असेसमेंट गाइडलाइंस को हम देखें। आईसीटी जो असेसमेंट है उसका पर्पस क्या है, डीप डाउन आप समझें। पहला पर्पस तो ये है कि हम आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखें, स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखें, प्रोफेशनल्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखें। अगर किसी भी स्टूडेंट की अगर कंसेप्ट नहीं है किसी चीज में तो प्रैक्टिकल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फाउंडेशन जो शुरू होती है वो अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। फिर उसके बाद हम ये भी देखिए कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे आप टूल्स को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट डॉट्स वो कैसा है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या आप प्रैक्टिकली रेडी हैं। असेसमेंट इसलिए होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने के लिए। तो ये है पर्पस ऑफ द असेसमेंट। मुख्तलिफ असेसमेंट्स होंगी आपके इस आईसीटी के प्रोजेक्ट में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। नॉर्मली क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स होते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन होती है, फाइनल एग्जामिनेशन होती है और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आईसीटी में होती है। आईसीटी के एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, लॉन्ग एसेस भी आ सकते हैं और केस क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, आईसी हम जब भी एजुकेशन के बारे में बात करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं असेसमेंट के आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तहत ये हर टीचर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो ये देखे कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की कैसी है, क्या वो अप्लाई कर सकता है, क्या वो एवेल्यूएशन और सिंथेसिस कर सकता है किसी चीज़ की। तो इससे आपकी आप अंडरस्टैंडिंग का आपका आइडिया हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। एमसीक्यूज जो है ना वो बंदा तब हल कर सकता है जब आपकी क्लैरिटी हो, आपको डेफिनेशंस पता हो, आपको डिफरेंस पता हो डिफरेंट चीजों का। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं कंसाइज डेफिनेशन देने में, की पॉइंट्स और एग्जांपल बताने में और डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस जहां जहां रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से वो पूछे जाते हैं। असेसमेंट का उनका पर्पस यही है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनका बेसिक पर्पस होता है स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। आप ऑब्वियसली अगर आपने जैसे सीएसएस में, पीएमएस में 3000 लफ्ज लिखने हैं या किसी भी एमएस थीसिस में 30,000 लफ्ज लिखने हैं, पीएचडी में 80,000 लफ्ज लिखने हैं, तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता आपका जो पहला वर्ड है वो आखिरी वर्ड के साथ मिला होना चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग्स का यूज आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये तभी जो है ना आप एक बेटर एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, एक बेटर थिंकर बन सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है किसी केस की कंस्ट्रक्ट की, आप इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकें, जस्टिफाई कर सकें अपने सॉल्यूशंस को। ये इस वजह से इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायग्राम्स और फ्रेमवर्क, सिस्टम डायग्राम्स, प्रोसेस मॉडल, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये आपको आने चाहिए। आईसीटी एग्जाम्स में आप ज्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं, जो भी चाहे अगर कोई यूनिवर्सिटी टीचर मुझे सुन रहा है या आप स्टूडेंट हैं, तो आप भी इस बात को जहन में रखें कि मेमोराइजेशन ना करें, आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएं। ठीक है। दूसरा ये है इंटीग्रेशन चीजों का आपको आना चाहिए। हाँ भी ये एआई है, ये मशीन लर्निंग है, ये आईओटी है, ये 5G है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कंप्यूटर का इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सीपीयू है, तो ये कैसे इंटीग्रेटेड है। ठीक है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैसे इंटीग्रेटेड, डिफरेंट मॉडल्स कैसे इंटीग्रेटेड है, ये आपको आने चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करते एग्जाम में तो ये एक मिस्टेक होगा। और टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली एग्जाम में एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। एग्जाम में क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन को एक टाइम एलोकेट करना है, प्रायोरिटाइज करना है क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आंसर्स को रिव्यू करना है। नॉट ओनली एग्जाम ऑफ आईसीटी बट एनी एग्जाम, सीएसएस, पीएमएस, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिंदगी में। राइटिंग टेक्निक्स में क्या होती है, क्लियर इंट्रोडक्शन करें, फिर उसके बाद लॉजिकल फ्लो रखें, जैसे आप जनरल बात करें फिर स्पेसिफिक बात की तरफ आ जाए और फिर अपने मुद्दे की बात करें और रेलिवेंट एग्जांपल दें, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दें। लिंकिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जो भी आज हम बात कर रहे हैं, दुनिया यहाँ पे मौजूद है इसलिए मौजूद है कि कुछ लोगों ने जो सीखा उसको लिखा और आहिस्ता आहिस्ता वो थ्योरी बन गए। थ्योरी जो रिसर्च की दुनिया है, जो साइंस की दुनिया है, उसमें सबसे रिस्पेक्टेड चीज है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान को एक थ्योरी है मिसाल के तौर पर ना कि अच्छी सैलरी दोगे खुश होगा, अच्छा माहौल दोगे खुश होगा, तो ये एक थ्योरी है। अब क्या है कि ये इतनी ज़्यादा इस पे स्टडी हुई है कि अब नए बंदे को दोबारा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वज़ह से थ्योरीज़ होते हैं। दूसरा इंडस्ट्री केसेस। इंडस्ट्री केसेस हमारे पास प्रॉब्लम इन हैंड होते हैं। वो आपको आएँगे तो आपने देखना है कि अच्छा मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो पहले दुनिया में किसके पास आया था? तब क्या हल बना था? तो वहाँ से आपको थ्योरी में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लोकल कॉन्टेक्स्ट को आप देख सकते हैं। अगर आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट में कोई इश्यू आता है तो आप ग्लोबल के साथ लिंक करके सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। अ
ये असेसमेंट के कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपके टीचर से रेलेवेंट होंगे। प्रोजेक्ट असेसमेंट गाइडलाइंस हैं। प्रोजेक्ट प हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस पे मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमेशा होनी चाहिए। प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, आपने 90% अपना जो केस है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके बाद आईसीटी इंटीग्रेट करना है, फिज़िबिलिटी और इनोवेशन करना है। जब तक बंदे को पता ना हो करना क्या है, जब तक बंदे को पता ना हो जाना कहाँ है, तब तक सफ़र जो है ना अजीब-सा हो जाता है, पता नहीं चलता, क्लैरिटी नहीं होती। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको क्लैरिटी देती है। ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्रेज़ेंटेशन में क्या होना चाहिए? प्रेज़ेंटेशंस के लिए अपने ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट क्लैरिटी होनी चाहिए, आईसीटी टूल को यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। अच्छा असेसमेंट जो होती है ना उसमें एथिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लेजरिज्म अवॉइड करें, रिस्पांसिबल यूज़ ऑफ आईसीटी करें। अगर हम रिवीजन प्लानिंग करें तो लेक्चर वाइज रिवीजन, कंसेप्ट मैपिंग, प्रैक्टिस मैपिंग करें जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि आप की एरियाज पे फोकस करें। सबसे बढ़कर आपने काम रहना है और आपने ऑब्वियसली काम रहेंगे तो आप दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं कि अच्छा मैंने कौन कौन से कंसेप्ट की मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। रोल ऑफ फैकल्टी फैकल्टी जो है ना एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखे, प्रोवाइड फीडबैक करे और सपोर्ट करे लर्निंग एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट की अगर हम यूनिवर्सिटी कंटेक्स्ट में देखें रिस्पांसिबिलिटी ये है कि कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हो, एक्टिव लर्निंग हो और सेल्फ असेसमेंट मेथड्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर मैं लेक्चर को कंक्लूड करूं वो ये है कि आपने प्रिपरेशन जो है ना वो पेपर की वो स्ट्रेटेजिक करनी है, लॉन्ग टर्म के हवाले से करनी है ताकि जिंदगी भर में आपके ये जो लर्निंग्स है वो काम आ जाए। दूसरा, असेसमेंट क्राइटेरिया को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो कोई भी असेसमेंट हो, चाहे आपके आईसीटी का पेपर है, चाहे सीएसएस का पेपर है, उससे आपकी आसानी ये होती है कि उसके बाद आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं और लर्निंग को आपने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है। अब बार-बार आपकी लर्निंग हो रही है, उससे आपके काम में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में कि हाउ डज़ स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? किस तरीके से जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो स्टूडेंट में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लाता है? थैंक यू सो मच।